नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आज विधानसभा में बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022 से 23 का बजट पढ़ा। 2,79,237 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दूसरी बार बजट पेश किया है। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में गोधन से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया। सीएम ने बजट का बड़ा ऐलान किया और इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर दिया। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक नया इतिहास रच दिया। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया वो चमड़े या जूट का नहीं होकर गोबर के बाय प्रोडक्ट से निर्मित है। तो आज दोनों राज्यों के बजट सत्र पर बात होगी। आखिर बजट सत्र में क्या रहा खास? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की गई है, जो काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इस योजना की अन्य प्रदेशों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमने निर्णय लिया है कि इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः क्रियान्वित किया जाए। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ से अधिक है, का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस परियोजना से मंदिर के भव्य और विश्व स्वरूप को एक नई आभा प्राप्त होगी। उस आवाज से जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिले। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माध्यम से बारहमासी संपर्क सड़कों का जाल बिछे। ये सब व्यवस्थाएं पूरे पैकेज के रूप में प्रदान करने का संकल्प अपने लिया है। हमारी सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान कर रही है। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी तथा विक्रेता योजना, मुद्रा योजना आदि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। स्थानीय प्रतिभाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा उज्जैन में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। भोपाल व इंदौर में मेट्रो रेल के निर्माण कार्य प्रगति पर है। आम नागरिकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के 15 शहरों में 749 बसों का संचालन किया जा रहा है। अन्य शहरों में लोक परिवहन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए ईंधन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के केंद्रों का विस्तार एवं सशक्तिकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्वच्छता भारत मिशन, शहरी अमृत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि योजनाएं निरंतर रखी गई है। वन राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के भीतर ग्रामों को एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की सहमति से अन्यत्र स्थापित किया जाता है। इस हेतु विस्थापन पैकेज की राशि को हमारी सरकार द्वारा प्रति परिवार रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में बिगड़े वनों के सुधार हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में 24,792 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा बजट पेश करने के दौरान, चलिए सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश भर में अब तक स्वीकृत 10,590 गठानों में से 8,119 गठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यहां उपलब्ध विशेष सुविधा के तहत अब तक 1,86,641 कृत्रिम गर्भाधान किए गए, जिसमें 57,943 बछड़ों का जन्म हुआ। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 63,89,000 क्विंटल गोबर का
क्रय किया जाकर पशुपालकों को 127 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया गया। लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर हमने विशेष ध्यान दिया है। परिणाम स्वरूप 2018 में वास्तविक सिंचाई क्षेत्रफल 10,90,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर अब 13,58,000 हेक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2022-23 में 1,705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। इन कार्यों में 2,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। नवीन मद अंतर्गत 249 बृहद कार्य, 53 मध्यम कार्य, 835 लघु सिंचाई कार्य तथा 404 एनीकट एवं स्टाफ डैम निर्माण कार्य शामिल है। इस वर्ष 11 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में एवं 12 हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालयों में उन्नयन किए जाने हेतु नवीन मद में प्रावधान है। भवन विहीन 40 हाई स्कूलों, 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय कुतुल, कच्चापाल, इरक भट्टी, कुंदला एवं आकाबेड़ा में कर्मचारी आवास एवं अहाता निर्माण हेतु 6 करोड़ 95 लाख का नवीन मद में प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित भवन विहीन छात्रावास आवासों हेतु 106 भवन का निर्माण किया जाए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं दोनों राज्यों के बजट में क्या रहा खास। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे। तो बजट की बड़ी बातें, 2,79,237 करोड़ का बजट पेश किया गया मध्य प्रदेश में। 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बजट में सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें तोहफा दिया गया है। डीए 11% बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। तो 7 यानी कि 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और 13,000 शिक्षकों की भर्तियां भी की जाएंगी। तो शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर यह है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। भोपाल के बगरौद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनाए जाएंगे और गायों की सेवा के लिए नई योजना भी शुरू की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ की बजट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। यजुर्वेद की पंक्तियों से बजट भाषण की शुरुआत की मुख्यमंत्री ने। राष्ट्रपिता के सपनों को साकार करने पर उन्होंने जोर दिया। छत्तीसगढ़ मॉडल को देश में पहचान मिली है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कही। इसके साथ ही आपको बता दें 1,12,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया छत्तीसगढ़ में और पुरानी पेंशन योजना की बहाली कर दी गई और ये लागू कर दिया गया। जीडीपी में 11.54% तक की बढ़ोतरी अनुमानित है और राज्य की जीडीपी 4,61,00,000 करोड़ होना भी अनुमानित है। तो 8,000 से ज्यादा कृषि ऋण माफ कर दिया गया। नवा रायपुर में 100 करोड़ की लागत सेवाग्राम की स्थापना की गई। गन्ना खरीदी के लिए 111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिजली पानी के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। व्यापम में परीक्षा शुल्क माफ कर दी गई और गोधन योजना के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। लघु सिंचाई परियोजना के लिए 931 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ विधायक निधि की राशि भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है। तो ये बड़ी बातें हमने बताई मध्य प्रदेश के बजट की और छत्तीसगढ़ के बजट की। मध्य प्रदेश की अगर बजट की बात की जाए यहाँ पर तो 2,79,237 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बजट की बात करें तो 1,05,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। दोनों ही बजट को लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ खास रहा, जनता के लिए कितना सही था बजट और किस वर्ग पर कितना ध्यान दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के बजट की बड़ी बातें। इसके साथ ही हमने आपको छत्तीसगढ़ के बजट की बड़ी बातें भी बताई।
तो फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के बजट की बड़ी बातें हैं। गायों की सेवा के लिए भी योजना शुरू की जाएगी, इसकी घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ के बजट में सबसे अच्छी बात यह रही कि यजुर्वेद की पंक्तियों से बजट भाषण की शुरुआत की गई और सबसे खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर गोबर से बने ब्रीफ केस को लेके गए। जिस तरीके से देखा जाता है अक्सर कि चमड़े का बना होता है या लेदर का या फिर किसी अन्य यहाँ पर जो सामग्री होती है उसका बना होता है जो बजट का ब्रीफ केस होता है, लेकिन इस बार जो ब्रीफ केस लेके गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो गोबर का बना हुआ था। तो ये तस्वीर उसी बजट की है जब वो गोबर के ब्रीफ केस को लेकर पहुंचे बजट पेश करने के लिए। एक इतिहास अपने आप में। मैं अमित चौरसिया इंडियन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करें छत्तीसगढ़ के उस ऐतिहासिक बजट की जो छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है और इसमें गांव गरीब किसान से लेकर हर वर्ग को चिंता की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नवाचारों के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार स्थापित किए जा रहे हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, वहीं यहाँ पर गोधन न्याय योजना एक छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में उभरती नजर आ रही है। तो हम बात करते हैं समावेशी विकास को लेकर बनाए गए उस बजट की जिसके रचयिता प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने इस समावेशी विकास को लेकर इस बजट को तैयार किया। सर्वप्रथम आपका इंडिया न्यूज में हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार और सबसे बड़े बजट की हार्दिक बधाई। जी, अब 1 लाख से पार पहली बार हुआ है, 1 लाख करोड़ से। इस बजट में सबसे बड़ी चीज रही कि इसमें हर वर्ग को साधा गया है और जो अंतिम व्यक्ति है प्रदेश का उस तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया गया है। तो कैसे किया आपने इस जो सबसे बड़ा बजट जो बना है? ये इस विचार के साथ कि इस बजट में इस राजकोष में सबका हिस्सा है, तो वो हिस्सा उन तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे आदिवासी संस्कृति को बचाने में जिनकी भूमिका रहती है, वो हमारे ध्वजवाहक कह सकते हैं, जिसमें बैगा है, पुजारी है, गुनिया है और भी जो लोग हैं, तो उनकी भी व्यवस्था। और साथ ही अब जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, तो ग्रामीण हमारे परिवेश में जितने भी वहाँ जो चाहे उत्पादन हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, धान्य हो और साथ ही लघु उपज हो, उसके प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएं ताकि हम उसका वैल्यू एडिशन भी करें, लोगों को रोजगार मिल सके, ज़्यादा कीमत भी मिल सके और उसके लिए सीमार्ट उसकी विक्रय की व्यवस्था। तो ये हम इंटीग्रेटेड डेवलप करना चाहते हैं। उत्पादन करने वाले को विक्रय की चिंता नहीं होनी चाहिए, विक्रय करने वाले की चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्वालिटी क्या होगा। तो उसमें सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं और जो बजट में शामिल किया है, उसलिए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 600 करोड़ रुपए का हमने व्यवस्था की। जो भूमिहीन श्रमिक है उसके लिए भी 7,000 बढ़ा कर दिया। किसानों को अब जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा उसको अगले साल, इस साल तो 2540 रुपये मिलेगा उनको क्विंटल, अगले साल जितना समर्थन मूल्य बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। तो किसान के लिए भी है। शहर के विकास के भी पूरा ध्यान रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमी स्कूल, हिंदी माध्यमी स्कूल, उसकी भी व्यवस्था। विधायकों के क्षेत्र विकास निधि में 2 करोड़ के बजाय 4 करोड़ कर दिया गया। उसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों की जो डिमांड थी उसको भी हमने लागू कर दिया। एक सबसे बड़ी चीज है कि भूपेश बघेल हमेशा नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से गोधन न्याय योजना आज देश में प्रचलित हुई है और छत्तीसगढ़ मॉडल की लीड करती नजर आ रही है। और यहाँ पर आज जब आप पहुंचे तब आपने एक गोबर से बना हुआ बैग भी लेकर आए थे और पिछली बार जिस तरह आपने एक जो आपका राज्य का एक पंछा था उसके साथ आए थे। तो इन नवाचारों में कैसे आप इस बजट को देखिए, इसमें गोबर से भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है छत्तीसगढ़ ने कर दिखाया। गोबर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना कीमती है, चाहे वो घर में उपयोग करने लिपाई पोताई की बात, पवित्रता की बात हो, चाहे पूजा में हम गौरी गौरीनस बनाते हैं तब उसकी बात हो, चाहे हम खेत में डाल के अपनी जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है गोबर। तो उससे फिर गोबर से बना हुआ आज ब्रीफ केस लेकर आए।
सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो विपक्ष ने इसे ढोल का पोल और सफेद हाथी का बजट बताया है, तो इसे आप किस तरह ले रहे हैं? रमन सिंह तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। 15 साल में एक आध बार सरप्लस बजट प्रस्तुत किया। हमने तो चौथे साल में सरप्लस बजट कर दिया, जबकि कोरोना काल था, केंद्र से हमको सहयोग नहीं मिला, उसके बावजूद ही सरप्लस बजट हमने प्रस्तुत किया। और वो भी रमन सिंह कभी 1 लाख करोड़ तक नहीं पहुंचा पाया। हम 1,04,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर 1,04,000 करोड़ के बजट से सरकार 2022-23 में एक तरह से पूरे प्रदेश को का जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया गया है, उस नारे को चरितार्थ करती नजर आएगी। कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो बता दें आपको, आज बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के बजट की बात करें तो 2,79,237 करोड़ का बजट पेश किया गया है और वहीं छत्तीसगढ़ का बजट 1,05,000 करोड़ का पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के बजट को लोक बजट कहा गया है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश की बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जनता के लिए, जनता के सुझाव के लिए ये बजट था। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे राजेश सहलौत का, जो कि अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजेश जी, नितिन भंसाली जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत नितिन जी इंडिया न्यूज पर। अमित चिमनानी जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी, आपका भी स्वागत अमित जी इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज पर। स्वागत आपका तपेश जी। स्वाति जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, समाजसेवी हैं, स्वागत आपका स्वाति जी इंडिया न्यूज पर। प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका प्रवीण जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राजेश जी। देखिए, आज मध्य प्रदेश का बजट भी पेश हुआ है, छत्तीसगढ़ का बजट भी पेश हुआ है। छत्तीसगढ़ के बजट की बात करें यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि ये लोक बजट है, सभी के लिए बजट है और काफी अच्छा बजट है। मध्य प्रदेश की बजट की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जनता के लिए, जनता के सुझाव से ये बजट बनाया गया है, जो कि जनता की बेहतरी के लिए है। आपका क्या कहना है, दोनों ही बजट में क्या खास और कितना जनता के लिए वो लाभदायक है और अच्छा है? राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। जी धन्यवाद। देखिए, हर प्रदेश का अपना रिसोर्सेस होते हैं कमाने के और अपनी प्रायोरिटीज होती है खर्च करने की। बिल्कुल। तो किसी और स्टेट से तो हम कंपेयर नहीं करेंगे इसको। हाँ, दूसरे स्टेट की यदि कोई अच्छाई है, कोई अच्छी योजना छत्तीसगढ़ ने या किसी और स्टेट ने लागू की है, तो वो जरूर हम उससे इंस्पिरेशन हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए और वो योजनाएं मध्य प्रदेश में कैसे लागू हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बजट में ये कहा गया कि बच्चों का एक सेपरेट बजट आएगा, या कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम महिला कोष, महिला दिवस पर 100 करोड़ का एक कोष बनाया गया है। तो देखिए, ये बहुत सी लोक लुभावनी जो घोषणाएं होती है वो राजेश जी, एक मिनट यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम दोनों ही बजट के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप अभी मध्य प्रदेश के बजट की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैं अभी एमपी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, 100 करोड़ रुपए महिला कोष के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने कहा। आज बजट में कहा गया कि बच्चों का अलग बजट आएगा। तो ठीक बात है, हालांकि कोई अलग बजट लाने से कोई बहुत ज्यादा ठोस विकास हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था छत्तीसगढ़ के सीएम को, उन्होंने यही कहा कि समाज के जितने अंग हैं उन सबका बजट में हिस्सा बनता है। तो बच्चों का भी हिस्सा बजट में ऑटोमेटिक इंक्लूड है। अलग से बजट लाके सिर्फ एक हम अट्रैक्शन दे रहे हैं और इसके अलावा कोई अलग से सेपरेट कोई ठोस विकास नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घोषणाओं से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। और खास करके जो एक्सपर्ट है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, वो इसको इग्नोर करते हैं। वी डोंट कंसिडर इट ऑन प्रायोरिटी सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशंस, बट
जो खास बात बजट की लगी है मुझे, वो एक तो ये लगी है कि शिक्षा पे अच्छा जोर दिया गया है। यानी लगभग 13,000 टीचर्स के अपॉइंटमेंट की बात कही गई है बजट में, और 10,000 करोड़ रुपए नए प्राइमरी स्कूल स्थापित करने पे खर्च किए जाएंगे। यानी जहाँ पे स्कूल्स नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर स्कूल्स का प्रावधान किया है। मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम आपने उठाया है, परंतु जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट हैं वो थोड़े से सोच समझ के करिए। जो अपॉइंटमेंट टीचर्स के हो रहे हैं उनको कुछ भी पढ़ाना नहीं आता है। वहाँ पे सरकारी स्कूल में कोई अच्छी फैमिली का बच्चा जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो जो सिलेक्शन ऑफ टीचर्स है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने के व्यू पॉइंट से नहीं होना चाहिए, उनके बराबर स्क्रीनिंग हो, टीचर्स अपॉइंट हो, और एजुकेशन स्टैंडर्ड पे मॉनिटरिंग हो, लगातार सुपरविजन हो कि बच्चों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब उसमें होना जरूरी है। मैं एक और बात नोटिस कर रहा था कि टोटल बजट 1,71,000 करोड़ के आसपास है मध्य प्रदेश का, और उसमें 28% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का प्रावधान किया है। ये बहुत स्वागत योग्य है। इट्स ए वेलकम स्टेप कि इंफ्रा पे और 4,000 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी, और कई प्रकार के औद्योगिक पार्क्स डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने, नए औद्योगिक पार्क। लेकिन नए औद्योगिक पार्क डिक्लेयर करने के साथ सरकारी मशीनरी को इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि पुरानी इंडस्ट्री की सब्सिडी तो रिलीज हो नहीं रही है, सारी सब्सिडी फाइलें अटकी पड़ी है। जब फंड्स हमारे पास है नहीं, हम ऑलरेडी जो है लगभग 2 लाख करोड़ के कर्जे में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी हम नई योजना लाते हैं तो पुरानी बैकलॉग का क्या करेंगे? हमारा इतना बड़ा बैकलॉग चल रहा है पुराना, सैकड़ों फाइलें अटकी पड़ी हैं सब्सिडी की, कोई सब्सिडी रिलीज हो नहीं रही है। तो साथ में गवर्नमेंट के पास चुनौती है कि कर्जे से भी बचना है, और 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा कैसे चुकेगा? कहीं न कहीं टैक्स पेयर्स पे भार आएगा उसका। तो आप कर्जे लेके और रेवड़ी बांटो तो ये तो कोई भी सरकार कर सकती है। तो हमें यहाँ पे भी कंट्रोल करना होगा। धन्यवाद जी। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी तपेश जी। अब देखिए, हमने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर सुना, आप छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना सही रहा, कितना खास रहा, और वाकई में जिस तरीके से इसको लोक बजट कहा जा रहा है, क्या ये इस लोक बजट लायक, कहने लायक ये बजट था? हाँ, देखिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण रही। सबसे पहली बात, जो मुख्यमंत्री जी ने पहले योजना प्रारंभ की, गौधन योजना, जिसके अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी इन्होंने चालू की, उसके बजट में किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं की, कटौती बिल्कुल नहीं हुई, वही योजना चल रही। और उस योजना के उन तथ्यों को समझाने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं गोबर का सूटकेस बनाते हुए, गोबर की पोटली में बांधते हुए अपना बजट पेश किया है। एक प्रकार से गौ सौगंध जिसको कहते हैं, उस प्रकार के बजट को लेके आए। इस कारण उन्होंने पूरी कल्याणकारी योजना बनाई, लेकिन किसी बजट के एक अच्छे रूप में प्रस्तुत होने के साथ साथ उसमें विनियोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पूंजी विनियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं से आप लोगों की, वो कहा जाए कि लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, पर विकास के पथ में आने के लिए उसमें विनियोग, पूंजी विनियोग, नए सड़क का निर्माण, नए उद्योगों की स्थापना, हितग्राहियों को दिए जाने वाली सुविधाओं में नए हितग्राहियों का जुड़ना और हितग्राहियों का संतुष्ट होना, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जो 2-3 वर्षों से कोरोना काल के बाद की स्थिति जन्म ली, उसके बाद से जो स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, जो नगर निगम, नगर पालिकाओं ने जो सेवा की, उसके लिए जो धनराशि दिया गया, शिक्षा के विकास के लिए जो कार्य किया गया, ये निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है। लेकिन अभी भाई साहब बता रहे थे कि अगर हम शिक्षकों की भर्ती करें, मैं दूसरी चीज कहता हूं, योग्यता और दक्षता किसी की कमजोर नहीं होती। हर शिक्षक योग्य और गुणवान होता है। हम उसे हतोत्साहित करते हैं उसके समय पे वेतन मानना देगा। हम उनको समय पर उनकी जो कहा जाए कि व्यक्तिगत दावे हुआ करते हैं, चाहे उसका टीए बिल हो, चाहे वो उसका मेडिकल बिल हो, चाहे वो उसका प्रोविडेंट फंड का निकासी का हो, ये सब चीजों को हमें ध्यान देना होगा। शिक्षक के पास अपने आय के सिवाय और अपने त्याग के सिवाय उसके पास समाज में मुट्ठी भर, थोड़ी सी मुट्ठी भर इज्जत बची है। आज के डेट में एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी कॉलेज के प्रोफेसरों को चमका के चली जाता है। तो ये जो चीजें हो रही है,
जो शिक्षकों को और अध्यापकों को या प्राध्यापकों को जो सम्मान देने का है वो बजट से नहीं दिया जा सकता, उसे एक आचरण से दिया जा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री जी गोबर का सूटकेस लेके आके गौधन का सम्मान रखे, वैसे ही शिक्षकों का सम्मान सिर्फ 5 सितंबर को न किया जाए, इसको जीवन चरित्र में स्वीकार किया जाए, तो शिक्षा के विकास के साथ साथ संस्कृति का एक स्थापना होगी, जिसके लिए बजट की आवश्यकता नहीं होगी। बजट पे चर्चा हो रही है, मैं ये कहूंगा पूंजी विनियोजन की ओर, स्थायी विकास की ओर ध्यान अब देना होगा। जन कल्याण के काम किए हमने, देखिए ग्रामीण योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया है, इन्होंने ग्रामीण योजनाओं पे पूरे बजट को डाल दिया और निश्चित तौर पे ग्रामीण विकास से प्रदेश का विकास होगा, लेकिन शहरी विकास की ओर भी हमें कुछ ध्यान देना होगा। यानी कि तपेश जी आपका ये कहना है कि शहरी विकास की तरफ ध्यान कम था, ग्रामीण योजनाओं की तरफ, ग्रामीण विकास की तरफ ये बजट ज्यादा रहा। ठीक, चलिए मैं आपके पास आऊंगी। देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर यहाँ पर तपेश जी ने जिस तरीके से कहा कि सारा ध्यान सिर्फ ग्रामीण विकास की तरफ दे दिया गया, लेकिन शहर की तरफ कोई ध्यान नहीं है इस बजट में। ध्यान है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बजट की कॉपी को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया है। हमारा इस वर्ष के बजट की बात ही, इस वर्ष की क्या है, चौथा बजट है हमारा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आम जन की समृद्धि का ये बजट है। देखिए सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पुरानी पेंशन योजना भी बहाल की गई है, जिससे कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। पंचायत प्रतिनिधि के मानदेयों में वृद्धि की गई है, विधायक नीति में वृद्धि की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार, महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग पे आप देखिए फोकस किया गया है। और रोजगार मिशन के लिए, जैसा कि बहुत बड़ी एक देश की हमारी समस्या है कि बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ इसमें भी काफी अच्छा काम कर रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ से लगभग 3.5 गुना केंद्र के आंकड़े हैं बेरोजगारी के जो है वो, और छत्तीसगढ़ इनसे 3 गुना कम है। तो आज इस स्थिति में भी 2000 करोड़ रुपए का रोजगार मिशन के लिए भी अलग से बजट रखा गया है। जो पुरानी योजनाएं जो हमारी चल रही है उसका क्रियान्वयन बहुत बेहतर तरीके से हो, उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, उसके लिए भी गौधन न्याय योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और जैसा कि भूपेश है तो भरोसा है, एक हम लोगों की एक पंच लाइन है, तो भूपेश है तो भरोसा ही नहीं। तो ये बजट जो है ये जन लोक कल्याणकारी बजट है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ मॉडल की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है और हम ये चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारी चल रही हैं और अन्य राज्य भी इन योजनाओं को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, उन योजनाओं पर बेहतर फोकस करें। नए स्कूल खोले गए हैं, साथ ही आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश स्कूल जो इस प्रदेश में संचालित है उसकी संख्या में भी वृद्धि की गई है। साथ ही हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर जो आत्मानंद स्कूल खुले हैं, उसी प्रकार हिंदी मीडियम के स्कूल भी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए, सारी चीजों के लिए इसमें बजट में पर्याप्त फंड रखा गया है। और सबसे बड़ा बजट इन 22 सालों में, राज्य गठन के बाद इन 22 सालों में 1,05,000 करोड़ का सबसे बड़ा बजट माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पेश किया है। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता में किसी भी तरह का संतोष नहीं है, सारे वर्ग खुश हैं और हमें बजट में कही गई बातों को पूरा करना, इस दिशा में हम कल से काम करना भी शुरू। नितिन जी, मध्य प्रदेश के बजट की अगर बात करें तो उसमें क्या कमी लगी? क्योंकि लगातार वहां पर यह बात कही जा रही है कि जो बजट है इसमें झूठे वादे हैं और बजट ठीक नहीं था, और इस बजट के पेश होने के बाद जो तमाम वर्ग हैं वो खुश नहीं बल्कि दुखी होंगे। देखिए मध्य प्रदेश में तो ऐसा है कि ये शिवराज सिंह है जो कि मामा है, वो तो कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का तो मामा हूं ही हूं, यूपी का भी मामा हूं, तो जगत मामा बनने के फिराक में है। अब ये जो है ये जो कुछ करते हैं वो मोदी जी के निर्देश पर करते हैं या ऊपर में बैठे जो इनके आका है उनके निर्देश पर करते हैं। तो मोदी जी ने क्या कहा था, आज देश की क्या हालत है किसी से नहीं छुपी है। चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, चाहे रोजगार देने, खाते में पैसे आने, महंगाई कम। नितिन जी देखिए, मोदी जी की बात छोड़िए, अभी सिर्फ मध्य प्रदेश के बजट की बात कीजिए। मोदी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, देखिए वो तो बात की बात है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ मध्य प्रदेश के बजट को लेकर। मैंने आपसे सवाल किया, आप उसकी बात कीजिए कि शिवराज सरकार ने जो बजट पेश किया उस बजट में आखिर कांग्रेस को क्या कमी लगी?
देखिए, अब उस बजट को मैंने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। अव्वल तो 5:30 से 6 की डिबेट थी आपकी, और मैं खुद कार ड्राइव करते करते आपके वीडियो को ऐसा हाथ में मोबाइल को लेकर अपने ऑफिस तक के मैं पहुंचा हूं। और मैंने ये कहा भी था कि आप जो डिबेट का टाइम है ये थोड़ा सा या तो आगे कर दीजिए या फिर आप वो करिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। अमित जी के पास में आऊंगी। अमित जी, देखिए, बीजेपी की बजट को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया है, कि इसमें देखिए एक तो ये जो बच्चों के लिए बजट पेश किया गया है ये सिर्फ सजावटी है। जब हम मैं बताता हूँ, बच्चों वाली बात याद आ गई। बच्चों के लिए हमने भी किया है, लेकिन हमने कोई अलग से बजट बनाकर कोई ऐसा नाटक नौटंकी नहीं की है। हमने सारी योजनाओं को। चलिए नितिन जी, आप नाटक नौटंकी कह रहे हैं, अमित जी जवाब दीजिए, नाटक नौटंकी करके आपने बजट पेश किया है मध्य प्रदेश। बोल लूं जरा, अनुमति हो आप लोगों की? बोलिए अमित जी। पहली बात है, मैं छत्तीसगढ़ से बैठा हूं, छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रतिनिधि के रूप में, तो मैं छत्तीसगढ़ की बातें आपकी अनुमति से पहले रखता हूं। ठीक है, चलिए रखिए। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का बजट जो आज प्रस्तुत हुआ उसमें कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र को किसी कूड़ेदान में डाल दिया या किसी तकिए के नीचे दबा दिया। अब मैं जब ये सवाल पूछूंगा और बारी आएगी कांग्रेस के प्रवक्ता की, तो वो इधर उधर घुमाएंगे, केंद्र पे चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता तो सुन रही है। कहाँ गई यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जिसका आपने वादा किया था? आपका प्रतिनिधिमंडल बैंकॉक गया था आपकी सरकार बनने के बाद। हर व्यक्ति को आपने कहा था 20 लाख रुपए का हम मेडिकल का क्लेम देंगे, 1 रुपया आपने नहीं दिया। दूसरा, 9,000 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता लंबित है, तो युवाओं को आपने भत्ता नहीं दिया। संपत्ति कर आपको हाफ करना था, आपने 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया। 2019 से लेमरू प्रोजेक्ट पेंडिंग है आपका, हाथियों ने आतंक मचा रखा है छत्तीसगढ़ में, आपने घोषणा पत्र में भी वादा किया। तो घोषणा पत्र में वादे के चौथे साल भी अगर आप अपने वादे को 1 रुपए का आवंटन नहीं करते, तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुप्पी साध लेनी चाहिए और कह देना चाहिए कि हम जो है झूठे वादे करके सरकार बनाए। 2 साल का। ठीक है अमित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं अभी प्रवीण जी का रुख करूंगी। प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए, देखिए आज दोनों ही जगह बजट पेश किए गए हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और दोनों ही तरफ के नेताओं को अपना अपना बजट तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर दोनों बजट की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ के बजट की हो, तो किस तरह का बजट रहा है? देखिए नीतू जी, जो मध्य प्रदेश का बजट है, इसको आप मान सकते हैं कि सभी वर्गों को स्पर्श करने की कोशिश की गई, सभी वर्गों को खुश करने की बात की गई है। और दूसरी तरफ अगर आप छत्तीसगढ़ के बजट की बात करेंगे, उसको देखें, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जो गांव से जुड़ी योजनाएं हैं, जो उनके पुरानी योजनाएं और नई योजनाएं दोनों को पैकेज दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सर्वस्पर्शी जो बजट होना चाहिए था, उसका अभाव छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। ठीक, यानी कि आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो योजना है, छत्तीसगढ़ का जो बजट है, उसमें ग्रामीण योजना का, लेकिन वो तो जिस तरीके से अभी मैंने बात करी तपेश जी से, उन्होंने कहा कि ग्रामीण योजनाओं पर ज्यादा उसमें फोकस किया गया है, शहरी योजनाओं पर थोड़ा कम किया गया है। हेलो जी प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, वही मैंने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ का बजट है, उसमें शहरी जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक विकास होना चाहिए था, उस पर फोकस नहीं किया गया। उसके बनस्पत ग्रामीण के और गौ सेवा पे, इस पे ज्यादा बात की गई है, उन पे ज्यादा फोकस किया गया है। ग्रामीण जो रोजगार है उस पे बात की गई है। और जिस ढंग से वहाँ के जो भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी, अपना बैग लेके आए गोबर से बना हुआ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो उनके गोबर से जो जुड़े हुए उनके प्रोग्राम है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और जो शहरी विकास होना चाहिए, जो शहरों का विकास होना चाहिए था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर होना चाहिए था। नया राज्य है, अभी 20 साल हुए इसके बने हुए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस होना चाहिए ग्रामीण और शहरों के बीच में, वो बैलेंस उनके बजट में आज भी वो नजर नहीं आ रहा है। ठीक प्रवीण जी, लेकिन इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से आपने कहा मध्य प्रदेश बजट को लेकर कि सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है, देखिए बहुत अच्छी कुछ चीजें उसमें रही हैं, देखने को जो मिली है। एक तो अच्छी बात यह है कि कोई भी यहाँ पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है, लेकिन बात अगर महंगाई की करें तो महंगाई को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाया गया बजट में? अगर वहां बात करें हम भर्तियों की, चलिए शिक्षक भर्तियों के लिए उन्होंने कहा कि भाई इतनी भर्तियां की जाएंगी, लेकिन इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनके लिए क्या, वो युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा?
अन्य क्षेत्रों में भी अगर आप पूरा बजट देखेंगे, आप ये ना सोचें कि मैं किसी बजट की तारीफ कर रहा हूँ या मतभेद से बैठा हूँ तो इसकी सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहेंगे तो जो है रोजगार के अलावा, शिक्षकों के अलावा उन्होंने कई सेक्टर में भी रोजगार की बात कही है वित्त मंत्री ने अपने बजट में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, डेवलपमेंट की बात की गई, जो काम चलेंगे, जो योजना दी गई है, उससे भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार लोगों को मिलेगा। जो इतनी योजनाएं बनाई गई है आदिवासियों के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं जो जंगलों से और जुड़े हुए लोग हैं, आदिवासी वर्ग है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा, रोजगार के रूप में मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से लोग इससे जुड़े रहेंगे। ठीक, प्रवीण जी देखिए एक बात और, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं की गई। सबसे पहला जो राज्य बना वो राजस्थान बना जिसने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, और यही आशा की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के बजट में भी यही कुछ देखने को हमें मिलेगा। आखिर मध्य प्रदेश को क्या दिक्कत है? क्योंकि लगातार कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, तो आखिर बीजेपी को क्या परेशानी थी? वो भी कर सकते थे, क्यों नहीं हुआ ऐसा? कहीं ना कहीं एक मांग है कि उन्होंने डीए बढ़ाया है, अभी उसको बैलेंस किया है, लेकिन कर्मचारियों की मांग है और ये बड़ा मुद्दा है। ये आगे भी इस मुद्दे पे प्रदेश में हलचल दिखेगी। कर्मचारी इसको आंदोलन करने के उसमें जुटे हुए हैं तैयारियों में। तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है तो और सरकार को समय के कम मिला है काम करने के लिए, 2 साल की सरकार है अभी, तो अभी से तैयारी इलेक्शन बजट की शुरू कर दी गई है। तो हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश में ये कहीं एक छूट रहा है ये वर्ग। मुझे लगता है कि सरकार मतलब प्रवीण जी ये जो बजट था 2023 को देखते हुए उसकी तैयारी में ये बजट पेश किया गया है। स्वाति जी आपके पास आऊंगी। देखिए समाज सेवी आप हैं, आपको कितना लगता है कि कितना कल्याणकारी मध्य प्रदेश का बजट रहा है और छत्तीसगढ़ का बजट रहा है? बजट के हिसाब से देखा जाए तो आम महिलाओं के अंदर आपका गैस सिलेंडर है उसके भाव में कोई कमी नहीं आई है। आम इंसान को अगर घर का खर्चा चलाने के लिए जो छोटी मोटी चीजों की जो जरूरतें हैं बिजली के अंदर है उसके अंदर कोई कमी नहीं आई है। जो पेट्रोल का भाव है उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ, जो फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, गांव में हुआ है। आम इंसान को कितना फायदा हुआ है? मतलब आम इंसान के लिए कुछ नहीं किया। स्वाति जी बाकी बाकी बच्चों के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो वाकई में सराहनीय है। लेकिन स्वाति जी देखिए गवर्नमेंट का तो कहना है कि उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और सभी वर्गों के लिए उन्होंने बल्कि जनता से पूछकर जनता से इस बारे में राय मशवरा करके उनकी राय लेकर ये बजट पेश किया गया है। और आप कह रही हैं कि इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मैं तपेश जी के पास आती हूँ। तपेश जी आप बताइए, जिस तरीके से अभी हमने स्वाति जी से बात करी, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें जनता के लिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब आम जनता के लिए कुछ नहीं है। देखिए मैं मध्य प्रदेश का भी बजट देख रहा था और दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहा था। दोनों जगह पे अलग अलग विचारधारा के या कहा जाए प्रतिद्वंदी सत्तासीन है। निश्चित तौर पे विचारों में एक प्रकार की परिपक्वता और समाज और प्रदेश की संरचना के हिसाब से एक ही प्रकार की आवश्यकता होना आवश्यक नहीं। तरीके से मैं आपसे बात कर रही थी पहले, मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि अगर मध्य प्रदेश के बजट की बात करें तो ये कहा जरूर गया है यहाँ पर कि ध्यान रखा गया है हर वर्ग का और इसके साथ ही जनता से पूछकर जनता के लिए ये बजट बनाया गया है। लेकिन वहीं जनता भी यही कह रही है कि अगर हम यहाँ पर महंगाई को देखें तो महंगाई को लेकर कोई यहाँ पर प्रावधान हमें बजट में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर यह देखा गया कि भर्तियां तो कर दी गई है लेकिन हर वर्ग अगर हम देखें तो भर्तियों को लेकर शिक्षकों के लिए तो है, बाकी अन्य वर्ग कहाँ जाएं? आप नए औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं लेकिन पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को अगर हम देखें, जिस तरीके से तपेश जी ने कहा कि उनको लेकर भी तो काम कीजिए। कोरोना में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी आधी हो गई है, उनके लिए आपने क्या किया है? कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको बिल्कुल दरकिनार किया गया है इस बजट में। प्रवीण जी। रितु जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सारे सेक्टरों को टच करने की कोशिश की गई है इस बजट में। और मध्य प्रदेश सरकार ने या कहे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो है पहले आम जनता से उस पर सजेशन मांगे, से सुझाव मांगे, फिर अपने विधायकों से सुझाव मांगे। तो मुझे लगता है कि जो सुझाव आए हैं
कंपाइल होने के बाद जो विधायकों ने दिए हैं अपने सुझाव, उसको आधार बनाते हुए योजनाएं बनाई गई हैं, जो घोषणाएं की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं की गई जो है इसको शामिल किया गया है। आप देखेंगे इसमें नवाचार भी है, इसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा और महिला, आदिवासी, जल, जंगल, पानी, मकान, सबकी व्यवस्था, सबके संबंध में कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। सबको शामिल किया गया है बजट में अपने आय व्यय के ब्यौरे में। अगर आप बात करें कि रोजगार, तो एक बड़ा सेक्टर दिख रहा है शिक्षा, जहां आज 13,000 पदों पे भर्ती करने की बात की गई है। दूसरे भी 6,000 पद और दिख रहे हैं जो कि विभिन्न सेक्टरों में शामिल किए जाएंगे। कर्मचारियों को टच किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जो है किसी वर्ग को छोड़ने की कोशिश की गई है। जहां तक आप बात कर रही है महंगाई की, जिस तरीके से लग रहा है कि आपको बजट तो काफी पसंद आया, आप मुझे एक बात बताइए, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप बजट को? अगर आप नंबरों की बात करेंगे, क्योंकि इसमें कई चीजें छूट रही हैं, फिर भी मैं अगर देखूं जो जिस ढंग से योजनाएं बनाई गई हैं, घोषणाएं की गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं 10 में से 7 और 8 नंबर मिल सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार को। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बजट दोनों ही सरकारों ने पेश किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, और दोनों ही सरकार अपने बजट को कल्याणकारी बजट बता रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आम जनता को ये बजट कितना पसंद आया है। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।